के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, इसका अर्थ, इसके अंग और इसकी विशेषता। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है। तो लिखा है फ्रेंड्स कि समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी एक इकाई का नहीं अपितु सभी इकाइयों या समग्र के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। क्या बोला, ये अर्थशास्त्र की शाखा है। कौन? समष्टि अर्थशास्त्र। हमने पढ़ा था ना कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो शाखा है। तो इसने बोला कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता, किसी एक इकाई को लेकर नहीं चला जाता, बल्कि सभी इकाइयों का इसमें अध्ययन होता है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते थे, इंडिविजुअल वन पर्सन की यूनिट, मतलब व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते थे। हम देखते थे एक परिवार के द्वारा, एक फर्म के द्वारा, एक उद्योग के द्वारा कितना उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व के काम हो रहे हैं। तो यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितने भी उद्योग है, जितने भी परिवार है, जितने भी फर्म है, उन सबके द्वारा कुल कितना उत्पादन हो रहा है, कुल कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है ना, कुल कितना उपभोग किया जा रहा है, इन सब बात का अध्ययन किसमें होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। फिर आगे देखो, दूसरे शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक मतलब वही सभी को लिया जाता है। इसे सामूहिक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अर्थशास्त्र के कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल विनियोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया। हमको सिंपल सा याद रखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें यह देखा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो उद्योग है, जो फर्म है, जो परिवार है, उन सबके द्वारा कुल कितना उत्पादन होता है, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व होता है, ये सब हम समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसे हम सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, वृहत अर्थशास्त्र भी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। कभी हमसे पूछ लिया जाए कि योगात्मक अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, तो हम बोलेंगे सत्य। ऐसे याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर समष्टि अर्थशास्त्र का यहाँ पे जनक किसको बोला गया है? J.M. किन्स को कहा जाता है, जबकि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र को दो भागों में रेगनर फ्रिश ने डिवाइड किया है, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोफेसर चैम्बरलेन के अनुसार क्या बताई गई है कि समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है, मतलब कि ये सभी इकाइयों का अध्ययन करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ये अर्थव्यवस्था के एक छोटे भाग का अध्ययन नहीं करता, उसका अध्ययन तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। ये बड़े पैमाने पर अध्ययन करता है, ये एक एक को लेकर नहीं चलता, ये सभी को लेकर चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसके अंग, कितने अंग बताए गए हैं यहाँ पर? इसके 3। पहला बताया गया है अर्थव्यवस्था में संतुलन से संबंधित स्थिति। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के 3 अंग बताए गए हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन की स्थिति क्या होती है, समष्टि अर्थशास्त्र में असंतुलन की स्थिति क्या होती है, और समष्टि अर्थशास्त्र में जो असंतुलन की स्थिति हो जाती है उसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात की जानकारी तो इसे पढ़ने से ही लगेगी। तो देखो क्या लिखा है। लिखा है पहला, अर्थव्यवस्था में संतुलन से संबंधित सिद्धांत। इसमें लिखा है अर्थव्यवस्था में संतुलन से संबंधित सिद्धांत से आशय समग्र मांग और समग्र पूर्ति से होता है, अर्थात जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर होती है तो इसे संतुलित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। संतुलित अर्थव्यवस्था जब बैलेंस बराबर हो, ना कोई ऊपर हो ना कोई नीचे हो, मतलब जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है तो उस स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। कहने का मतलब है किसी वस्तु को 100 व्यक्ति मांगते हैं, मतलब 100 व्यक्ति उसकी डिमांड करते हैं, तो हमने उन 100 ही व्यक्तियों को 100 ही वस्तु दे दी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मांग और पूर्ति बराबर। 100 लोग किसी वस्तु को मांग रहे हैं और हमने 100 ही लोगों को वस्तु दे दी, तो यहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया? संतुलन की स्थिति। फिर अगला देखो, अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति।
जब समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति दोनों बराबर नहीं होते तो इसे असंतुलित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 लोग किसी वस्तु की डिमांड करते हैं, लेकिन हम कितनी पूर्ति कर पा रहे हैं? 60, मतलब 40 लोगों को हम वस्तु नहीं दे पा रहे। मांग तो 100 है लेकिन पूर्ति कैसी है? कम है। तो ये कौन सी स्थिति हो गई? असंतुलन की। फिर आगे लिखा है इसमें, इसके कारण मुद्रा प्रसार और मुद्रा अस्फीति जिसे हम संकुचन बोलते हैं की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है और समग्र पूर्ति में कमी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कमी होती है तो मुद्रा प्रसार होता है। यदि मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति में क्या होती है? कमी। मांग कितनी है? 100 और पूर्ति कितनी है? 60। तो यह कौन सी स्थिति हो जाएगी? मुद्रा प्रसार की। और जब समग्र मांग में कमी और समग्र पूर्ति में वृद्धि होती है तो इस स्थिति को मुद्रा संकुचन कहते हैं। आगे समझ में, जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर नहीं होती तो इससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है और मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। और मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है? ये हमने पढ़ा कि जब मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है तो उस समय कौन सी कंडीशन होती है? मुद्रा प्रसार की। और जब मांग में कमी और समग्र पूर्ति में वृद्धि होती है तो यहाँ पर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आगे देखो, अर्थव्यवस्था में इस असंतुलन को दूर करने से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत बताए गए हैं? तो इसके संबंधित 3 प्रकार की नीतियों का समावेश किया गया है कि जब असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जितनी मांग होती है उतनी हम पूर्ति नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी 3 नीतियों के माध्यम से स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं? तो फर्स्ट इसने यहाँ हमें बताई है मौद्रिक नीति के माध्यम से। इस नीति के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति करने के लिए सरकार व्यापारिक बैंकों की स्थापना करती है एवं उत्पादकों को साख सुविधा उपलब्ध कराती है। क्या बोला कि किसी वस्तु की मांग तो है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं है। पूर्ति का मतलब उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? बड़े पैमाने पर व्यापारिक बैंकों की स्थापना करेंगे। फिर बैंकों के माध्यम से उत्पादक जो वस्तु को बनाते हैं उनको क्या किया जाएगा? साख मतलब ऋण दिया जाएगा। तो ऋण के माध्यम से वो क्या करेंगे? वस्तु का उत्पादन करेंगे और फिर जितनी मांग होगी उतनी वो पूर्ति करेंगे। सेकंड इसने हमें बताया यहाँ वित्तीय नीति। इस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए बजट का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण मतलब जांच पड़ताल, एवं घाटे के बजट के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वित्तीय नीति मतलब बजट बनाया जाता है और ये देखा जाता है कि हमें पैसा कहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है और किस क्षेत्र से पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। तो किस क्षेत्र से पैसा प्राप्त करने की कोशिश करें जिससे हमारे पास पैसा आएगा और हम उत्पादन काम कर सकेंगे। ठीक है, एंड लास्ट इसकी नीति यहाँ बताई गई है विनिमय दर नीति। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय दर के प्रबंधन तथा भुगतान संतुलन का विश्लेषण किया जाता है। विदेशी विनिमय दर क्या होती है? एक देश की करेंसी को खरीदने के लिए दूसरे देश कितना मूल्य देता है। जैसे अमेरिका के $1 को खरीदने के लिए हमें इंडियन रुपीस कितने देने पड़ेंगे? 72 से 75 के बीच, क्योंकि अभी डॉलर की रेट 72 से 75 के बीच में है। आगे समझ में। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। कौन कौन सी विशेषता बताई गई है? फर्स्ट, परस्पर निर्भरता, व्यापक दृष्टिकोण, अध्ययन और समूह का हित। ये 4 इसकी विशेषता बताई गई है जिसे एक एक करके हम जानेंगे। तो पहली विशेषता यहाँ पर बताई गई है हमें व्यापक दृष्टिकोण को लेकर। व्यापक मतलब फैला हुआ, दृष्टिकोण मतलब दूर तक का देखना। ये दूर दूर तक का देखता है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक होता है, मतलब बहुत फैला होता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। ये किसी एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं करता, एक परिवार को लेकर नहीं चलता, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। तो इसलिए बोला गया कि यह देश और विदेश दोनों की समस्याओं का समाधान करता है, इसलिए इसका दृष्टिकोण व्यापक है। सेकंड, अध्ययन। इसमें किसका अध्ययन होता है? तो व्यापक अर्थशास्त्र में उन आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि इसका काम ही क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। मतलब
अर्थव्यवस्था मतलब हमारी इकोनॉमी का अध्ययन करना, इकोनॉमी की स्टडी करना कि जो कुछ उत्पादन हो रहा है, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये जो अर्थशास्त्र के 5 अंग माने जाते हैं, तो इनमें कमी और वृद्धि के कारण कौन है, किस कारण वृद्धि होती है, किस कारण कमी होती है, केवल इनकी स्टडी करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। थर्ड, समूह का हित। व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसलिए यह व्यक्तिगत हित की अपेक्षा समूह के हित को अधिक महत्व देता है। बिल्कुल, व्यक्तिगत हित को महत्व तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में दिया जाता है, इसमें समूह का अध्ययन किया जाता है, इसलिए समूह को महत्व देता है। फोर्थ है परस्पर निर्भरता। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उत्पादन की किसी एक इकाई में परिवर्तन होने पर अन्य इकाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल, जैसे एक व्यक्ति का उपभोग क्या पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति काम नहीं करेगा तो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि परस्पर निर्भरता कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की किसी एक चर में हुए परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र में एक इकाई में परिवर्तन होने पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में एक इकाई जैसे सूती वस्त्र उद्योग है या कौन सा भी उद्योग हम ले लेते हैं, अगर उद्योगों को बंद कर दिया जाए तो बहुत नुकसान होगा, हमारे देश को जो राजस्व प्राप्त हो रहा वो कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसी अनेकों समस्या हो सकती है, आय में कमी होने लग जाएगी, आय में कमी होने लग जाएगी तो जन कल्याण हेतु कार्य कैसे किए जाएंगे, ऐसी अनेक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो निष्कर्ष रूप से यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार उपरोक्त वर्णित व्यापक अर्थशास्त्र की विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यापक अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं इसके। जो पहला संतुलन की स्थिति को बताता है, असंतुलन की स्थिति को बताता है और असंतुलन को दूर करने के उपाय बताता है इसके 3 अंगों में। और फिर बताया जाता है इसमें किसके बारे में? इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, आया समझ में? अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।